हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के एसएसटी समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस का मस्ट डू यानी वो सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जहां से आपकी परीक्षा में दोस्तों सवाल पूछे जाने वाले हैं। अगर आप सभी ने ये पूरा टॉपिक देख लिया, पूरी वीडियो देख ली, तो इससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करें। जो भी समय लगे, चाहे वो आधा घंटा हो, 30 मिनट हो, 40 मिनट हो, 50 मिनट हो, ये कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है, क्योंकि ये 50 मिनट पूरे 40 नंबर दिलाएंगे आपको, गारंटी से कहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीबीएसई सेकेंड टर्म एग्ज़ाम जो है 40 नंबर का आ रहा है और ये स्पेशली डॉक्टर पी.के. त्यागी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कोर्स कंटेंट आप सभी का आ रहा है। भूगोल से विनिर्माण उद्योग आ रहा है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, राजनीति विज्ञान से राजनीतिक दर, लोकतंत्र के परिणाम, राइट। ये सब आप सभी को पता ही है कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। मुद्रा तथा साख, वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था और इतिहास से अगर हम बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद और मानचित्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मानचित्र से ये सारे जो है आप सभी के आ रहे हैं। मानचित्र भी हम करने वाले, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अब इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मस्ट डू है दोस्तों। अगर अभी तक ने आपने एसएसटी में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो गारंटी से कह रहा हूँ अगर ये पढ़ लेंगे, ये देख लेंगे, तो आप 100% इस परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भूगोल, खनिज और ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ये भी यहाँ से भी आपके क्या आएंगे, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है मैप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू प्रिंट है, कौन से चैप्टर कितने नंबर के हैं, कहाँ कहाँ से आपको लिखना है, वर्ड लिमिट के आधार पर दिया गया है। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम करने वाले वो है विनिर्माण उद्योग। इससे पहले हमने इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो विनिर्माण उद्योग क्या है, तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में, जी हाँ, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में उत्पादन करने का विनिर्माण कहते हैं। जैसे लोहा से लोहा और इस्पात, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाना। ठीक है, विनिर्माण उद्योगों का महत्व देख सकते हैं, क्या क्या महत्व होता है। कृषि आधुनिकीकरण में सहायक होता है, रोजगार उपलब्ध करवाना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक होती है, बेरोजगारी और गरीबी को कम करने में सहायक है, देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देती है। ठीक है, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। तो कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। कृषि आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार की बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है, क्योंकि यह उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं। इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि किसान की उत्पादक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। और उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो कच्चे माल की उपलब्धता भी उद्योग को प्रभावित करती है। मान लेते हैं अगर आपको उद्योग लगाना है तो आप क्या देखोगे, आपको उद्योग कैसे प्रभावित हो सकता है, क्योंकि उद्योगों के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कच्चे माल की उपलब्धता चाहिए, फिर पूंजी पैसा लगाने के लिए चाहिए, फिर ऊर्जा के साधन, बिजली चाहिए, कुशल श्रमिक की आवश्यकता, काम करने वाले श्रमिक चाहिए, बाजार चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होनी चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो औद्योगिक प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण भी प्रारंभ होता है। नगर उद्योगों को बाजार तथा अन्य सुविधाएं जैसी बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रम, वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध करवाते हैं और इस प्रकार औद्योगिकरण एवं नगरीकरण साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी मस्ट डू है, कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछे जाने वाले हैं। और जो भी यहाँ पर दिया गया था उससे बात तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आप सभी पता, क्योंकि ये बहुत ही मजे हुए टीचरों के द्वारा, जो इसमें एक्सपर्ट उनके द्वारा तैयार किया गया है। तो उद्योगों का वर्गीकरण, तो उद्योगों का वर्गीकरण अगर हम बात करें तो परितु कच्चे माल के आधार पर तो कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग होते हैं। जो उद्योग कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, जैसे सूती वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, वनस्पति तेल आदि, उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं, जो उद्योग खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे सीमेंट, मशीन, औजार बनाने वाले उद्योग आदि उन्हें कहते हैं। प्रमुख भूमिका के आधार पर तो आधारभूत उद्योग होते हैं। भूमिका के आधार पर बात करें तो उपभोक्ता उद्योग होते हैं। पूंजी निवेश के आधार पर लघु उद्योग, वृहद उद्योग। ठीक है, जिन उद्योगों में अधिकतम निवेश 10 करोड़ रुपए तक किया जा गया उसे लघु उद्योग कहा जाता है। और वृहद उद्योग, जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ से अधिक होता है उन्हें वृहद उद्योग कहा जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त उद्योग, सहकारी उद्योग। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिखी गई हैं। ठीक
ठीक है, कि सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग क्या होता है, निजी क्षेत्र उद्योग क्या होते हैं, संयुक्त उद्योग क्या होता है, सहकारी उद्योग क्या होता है। क्लियर, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग, तो आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग के महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्र तक ही सीमित था। यहाँ कपास बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि के कारण इन उद्योगों का स्थानीयकरण हुआ। बुनाई क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता क्यों की गई। पटसन जूट उद्योग, ठीक है, अधिकतर पटसन उद्योग हुगली की नदी के तट पर स्थापित होने के कारण क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है दोस्तों, कंप्लीट है, ठीक है, तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। चीनी उद्योग, भारत विश्व में चीनी के दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। और इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा धुलाई के दौरान इसमें मौजूद सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। उद्योग मौसमी है, इसलिए सरकारी क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। विगत कुछ वर्षों से चीनी मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है, क्योंकि इन राज्यों में गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है, अनुकूल जलवायु है। इन राज्यों में सहकारी समितियों का अधिक सफल होना है। चीनी उद्योग की चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती हैं। चीनी उद्योग का अल्पकालिक होना, क्योंकि अल्पकालिक होता है, चुनौतियाँ हैं। पुरानी तथा अक्षम तकनीक का इस्तेमाल होना, परिवहन असंख्याकों से गन्ने का समय पर कारखाने तक नहीं पहुंचना, गन्ने का अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना। खनिज आधारित उद्योग, यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग है, लौह इस्पात निर्माण, एल्युमिनियम प्रगलन, ये सब क्या दोस्तों, खनिज आधारित उद्योग होता है। लौह इस्पात उद्योग है, लौह इस्पात निर्माण, एल्युमिनियम प्रगलन, ये सब क्या है, खनिज आधारित उद्योग है। इसी प्रकार से रासायनिक उद्योग क्या होते हैं। ये उद्योग दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल तथा कास्टिक सोडा आदि सम्मिलित है, जिनका प्रयोग उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, गोंद, रंग रोगन आदि बनाने में किया जाता है। कार्बनिक रसायन में पेट्रो रसायन शामिल है, जिनका उपयोग वस्त्र, रबड़, प्लास्टिक, दवाइयाँ, औषधीय रसायनों बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से सीमेंट उद्योग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, सीमेंट उद्योग। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण के लिए क्या, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। उद्योगों के कारण पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम हेतु क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, तो कैसे रोकथाम किया जा सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों दिखाया गया है, तो रोकथाम कैसे किया जा सकता है। क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है, ठीक। विनिर्माण किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। प्रमुख भूमिका आधार पर उद्योगों को वर्गीकरण कीजिए। प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ, सीमेंट के कोई दो उपयोग बताइए। ये सारे प्रश्न हैं दोस्तों, इनसे कंप्लीट जो PDF मैंने पहले बना दिया है, इसका वीडियो बना दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से बता के कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, तो जो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों परिवहन से पूछेगा, सिंपल तरीके से। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल परिवहन, सड़क परिवहन जो है वो जो है रेल परिवहन से किस प्रकार अच्छा है। सीमांत सड़कें क्या होती हैं, ठीक है। वायु परिवहन क्या है, स्थल परिवहन क्या है, सारी चीज़ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। रेल परिवहन की विशेषताएँ क्या होती हैं, पाइपलाइन की विशेषता क्या है, ठीक। इसी प्रकार जल परिवहन क्या है ना। वायु परिवहन, सड़कों के प्रकार, स्वर्णिम चतुर्भुज, महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, इस तरह से आपको कर लेना है दोस्तों। सारी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं, इससे पहले मैंने इसका वीडियो कंप्लीट बना दिया है, वो भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर उसे आप देख सकते हैं दोस्तों। कंप्लीट उर्दी है। जिला मार्ग, सीमांत सड़कें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीमांत सड़कें से क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है, इस बार पूछा जाएगा। सीमांत सड़कें क्या होती हैं, ठीक है। रेलवे गेज, ब्रॉड गेज क्या होता है, नैरो गेज क्या होता है, मीटर गेज क्या होता है, इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ लेना है। यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जल मार्ग कौन कौन से हैं, ये हल्दिया और इलाहाबाद, सदिया और धुबरी, कोट्टापुरम से कुम्मन, ये सब चीज़ें। तो 5 राष्ट्रीय जल मार्ग है हमारे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा संचार सेवाएँ, कम्युनिकेशन, निजी और सार्वजनिक संचार सेवाएं क्या क्या होती हैं, ये भी आपको कर लेना है, ठीक। राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान क्या क्या रहा है। पर्यटन उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, जरूर आपको कर लेना है, मोस्ट है, ठीक है। परिवहन तथा संचार अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में, ठीक, तो ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है दोस्तों, ठीक। अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान पार्ट 6, राजनीति दल। राजनीति दल का क्या अर्थ है, एक ऐसे संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दल के 3 हिस्से या घटक होते हैं, इसमें नेता होना जरूरी है, सक्रिय सदस्य होते हैं और समर्थक होते हैं। तो ये राजनीतिक दल के 3
जो है हिस्से घटक होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछाएगा। राजनीतिक दलों के कार्य क्या क्या होते हैं? राजनीतिक दलों का चुनाव लड़ना है, सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जनता के सामने लाना है, कानून निर्माण में सहायता करना है, चुनाव हारने पर शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना है, और जनमत निर्माण में दल मुद्दों को उठाते हैं और उस पर बहस करते हैं। हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक होती है। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाते हैं, लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं, नीतियों को लागू करते हैं। ठीक है। दलीय प्रणाली, तो 3 प्रकार दलीय प्रणाली पाई जाती है। एक दलीय प्रणाली अगर बात की जहाँ पर इसमें देश की सत्ता एक दल के पास होती है, जैसे चीन। 2 दलीय व्यवस्था कई देशों में सत्ता 2 दलों के बीच होती है, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। और बहुदलीय व्यवस्था जिसमें क्या जहाँ बहुत से दलों को सत्ता मानने का अवसर मिलता है, जैसे भारत। तो एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। गठबंधन सरकार क्या होती है? जब किसी चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो उसे सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है। तो भारत के 3 बड़े गठबंधन कौन कौन से? एनडीए, यूपीए और वाम मोर्चा, ये बड़े गठबंधन हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। कौन सी दलीय व्यवस्था बेहतर है? तो एक दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि चुनाव के समय लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं होता, तो एक ही दल चुनाव लड़ता है। तो बेहतर कौन सा? बहुदलीय व्यवस्था बेहतर है ना। बहुदलीय प्रणाली बेहतर माना जाता है, क्योंकि चुनाव के समय लोगों के सामने बहुत से विकल्प होते हैं, बहुत सारे दल चुनाव लड़ते हैं। चुनाव आयोग द्वारा दलों को मान्यता देना, चुनाव आयोग का क्या काम है, चुनाव आयोग की कमियां क्या हैं, यहाँ से जो है जरूर क्वेश्चन पूछ जाएगा। तो चुनाव आयोग के कार्य, उनकी कमियां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, ये कर लेना है आपको, मस्ट डू है ये सारी चीज़ें। भारत में 2 प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल। तो राष्ट्रीय दल कैसे प्राप्त बने जा सकते हैं और इनको मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। कैसे होती हैं? प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल अंतर क्या होता है? ये मस्ट है दोस्तों, ये आपको करना ही करना है। ठीक है। और राष्ट्रीय दल कैसे होते हैं ये भी आपको करना है। ठीक है। राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या है? वंशवाद की चुनौती, आंतरिक लोकतंत्र की कमी, बढ़ती हुई पैसे की भूमिका, आपराधिक तत्व घुसपैठ, विकल्पहीनता और दल बदल की चुनौतियां। ठीक है। इस तरह से ये क्या है? राजनीतिक दलों की चुनौतियां हैं। राजनीतिक दलों में सुधार हेतु सुझाव क्या होते हैं? दल बदल कानून को सख्त किया जाए, अपराधियों को पार्टी में ना लिया जाए, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रखी जाए, राजनीतिक दलों में समय समय चुनाव हो और राजनीतिक दलों के काम को पारदर्शी बनाया जाए। ठीक है। तो इस तरह से भारत में राजनीतिक दलों के सुधार के लिए क्या प्रयत्न किए जाएँ? तो भारत में राजनीतिक दलों के सुधार के जो प्रयत्न किए जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या कदम उठाया जाना चाहिए लोक चुनाव आयोग के द्वारा। ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको कर लेना है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपको करने, ये छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं। राजनीतिक दल के प्रमुख घटक कौन से हैं? कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र का अच्छा नहीं माना जाता है और क्यों? दल बदल से आप क्या समझते हैं? भारत में किस प्रकार दलीय प्रणाली है? राष्ट्रीय दल क्या है? तो ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं दोस्तों। इसी प्रकार से पार्ट नंबर 7 है लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है। लोकतंत्र कर जनता द्वारा, जनता के लिए जनता का शासन, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, अब्राहम लिंकन के द्वारा परिभाषा दी गई थी। लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है, क्योंकि इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं। और लोकतंत्र को वैध शासन व्यवस्था माना जाता है, क्योंकि इसमें कानून के अनुसार शासन चलता है। लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, प्रत्येक नागरिक प्रति सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लोकतंत्र में पारदर्शिता होती है, जिसके अंतर्गत एक सुदृढ़ और उचित प्रक्रिया के तहत ही फैसले लिए जाते हैं। ठीक। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं? लोकतंत्र नागरिकों की समानता को बढ़ावा देता है, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, लोकतंत्र से फैसलों में बेहतरी आती है, और लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की संभावना होती है। लोकतंत्र टकराव को टालने और संभालने का तरीका देता है, और लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में नागरिकों को आर्थिक शोषण से बचाया जाता है, जनहित में अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं। लोकतंत्र में फ़ायदे के साथ साथ कुछ खामियां भी हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया, ये भी आपको कर लेना है। ठीक है दोस्तों। लोकतंत्र में कमियां होने के बावजूद भी इसे सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना जाता है, क्यों माना जाता है? यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्लीट दिया गया क्यों माना जाता है इसे सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था। कमी होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है दोस्तों। ठीक है। गैर लोकतांत्रिक सरकारें ही तानाशाही सरकार चलाती हैं, ये तानाशाही सरकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अर्थशास्त्र, जो मुद्रा और साख से जो क्वेश्चन वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। आवश्यकताओं का धर्म संयुक्त से आप क्या समझते हैं? जब एक व्यक्ति किसी वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो और वही वस्तु दूसरा व्यक्ति भी खरीदने की इच्छा रखता हो, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहते हैं। मुद्रा, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कठिनाई से दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ, और मुद्रा के आधुनिक रूप नोट, सिक्के, चेक, डेबिट कार्ड, यूपीआई
मोबाइल व नेट बैंकिंग आदि है। बैंकों के कार्य क्या क्या हैं? ठीक, बैंकों के कार्य क्या क्या आप देखिए दोस्तों, बैंकों के कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो अतिरिक्त जमा राशि स्वीकार करना, साख उधार उपलब्ध कराना, जमाओं पर ब्याज देना, मांग जमा बैंक खाते में खातेदार द्वारा जमा धन को मांग के जरिए निकालने के लिए मांग जमा कहते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक के कार्य क्या क्या हैं? मुद्रा जारी करना, ब्याज दर निर्धारित करना, बैंक की कुछ राशि का नगद संचयन करना, बैंक की कार्यप्रणाली पर नजर रखना, और सरकार का बैंक भी कहलाता है, बैंकों का बैंक भी कहलाता है। औपचारिक ऋण स्रोत और अनौपचारिक ऋण स्रोत काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको जरूर कर लेना है कि औपचारिक ऋण क्या होता है और अनौपचारिक ऋण स्रोत क्या है, दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। समर्थक ऋण आधार क्या होता है? ऋण की शर्तें क्या हैं? ऋण के प्रकार क्या है? ऋण की आवश्यकताएं, साख और जाल स्वयं सहायता समूह, एनजीओ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको कर लेनी कंप्लीट है ना। स्वयं सहायता एनजीओ क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। इसके अलावा है आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य कहलाती है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका लाभ कमाना होता है। वैश्वीकरण, वस्तु सेवाओं का वैश्वीकरण क्या, तो इसमें श्रम, ठीक है, वैश्वीकरण में श्रम पूंजी और मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान होता है, इसे वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, उदारीकरण, सरकार द्वारा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार अवरोधक और प्रतिबंध को हटाना उदारीकरण कहलाता है। व्यापार अवरोधक, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी चाहिए। ये ठीक है, विदेशी निवेश क्या होता है? विदेशी व्यापार क्या होता है? भारत सरकार द्वारा उदारीकृत व्यापार अवरोधक का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन क्या है? और बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा विश्व भर में व्यापार करने के तरीके कौन कौन से हैं? वैश्वीकरण को संभव करने वाले कारक कौन से हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश ने वैश्वीकरण संभव बनाया है। परिवहन प्रौद्योगिकियों के द्वारा बहुत उन्नति हुई है, इससे लंबी दूरियों तथा वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति कम लागत पर संभव हुआ है। वैश्वीकरण लाभ क्या क्या हुए हैं? वैश्वीकरण के लाभदायक किसके रूप से लाभदायक नहीं है? क्योंकि वैश्वीकरण ने अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब बना दिया। इस तरह से क्वेश्चन जो है न्याय संगत वैश्वीकरण से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसकी वीडियो पहले ही बना दी दोस्तों। अगर आपने हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। उन सभी से बार क्वेश्चन अगर आप सभी ने सारी चीज़ें कर ली तो आप गारंटी से 40 में 40 लेकर जरूर आएंगे। भारत में राष्ट्रवाद हमने कंप्लीट इसका क्वेश्चन उत्तर पहले ही करवा दिया दोस्तों। ठीक है, आप सभी सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय पर उसका आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? ठीक है, सत्याग्रह का विचार। असहयोग आंदोलन से पहले तो 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा दिए गए आंदोलन कौन कौन से? रोलाट एक्ट क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, ये सारा क्या है? असहयोग खिलाफत आंदोलन का फैसला करना। ठीक है, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। सामाजिक प्रभाव क्या रहा? आर्थिक प्रभाव क्या रहा? आंदोलन का धीमा पड़ना। ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन, ठीक है, जंगलों में विद्रोह, ये सारी चीज़ आपको कर लेनी दोस्तों। मैंने पहले भी करवा दिया। बगावनों में स्वराज का मतलब क्या है? ठीक है, इसके अलावा असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाना, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग, सविनयवादी आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, नमक आंदोलन, सविनयवादी आंदोलन की शुरुआत, गांधी दिन समझौता। ठीक है, सारी चीज़ आपको कर लेनी दोस्तों, कंप्लीट है। ठीक है, सविनयवादी आंदोलन की सीमाएं इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कर लेना है। पूना पैक्ट 1932, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूना पैक्ट भी आपको करना मस्ट डू है। सामूहिक अपनेपन का भाव, चित्र द्वारा गीत, तिरंगा झंडा, लोक कथाएं, इतिहास की पुनर्व्याख्या। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो मैप दिया गया है, मैप कर लेना आपको। ठीक है, अमृतसर, चौराचौरी, चंपारण, कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920, खेड़ा, दांडी, नागपुर अधिवेशन, अहमदाबाद, मद्रास 1927। खनिज ऊर्जा संसाधन से जो मैप आएंगे, भूतापीय ऊर्जा केंद्र नामरूप, सिंगरौली, रामागुड़म, नरोरा, कालपक्कम, काकरपारा, तारापुर। ठीक है, नरोरा, नामरूप, सिंगरौली, काकरपारा, तारापुर, रामाडुंगरम, कालपक्कम। अंतर्राष्ट्रीय हवाईपत्तन कौन कौन से हैं? अमृतसर, राजा झांसी हवाईपत्तन, दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, कोलकाता, मुंबई छत्रपति शिवाजी, राजीव गांधी हवाईपत्तन, चेन्नई। ठीक है,
समुद्री पत्तन कौन कौन से हैं? कांडला, मुंबई, मार्मोगोवा, न्यू मंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। ठीक है, ये सारे अभ्यास वाले क्वेश्चन हैं, आपको कर लेना है, इससे भी आप कर सकते हैं। विदेशी निवेश क्या है, सेज क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट है दोस्तों, कह रहा हूँ मैं पूरी तरह से। अगर आपने कर लिया तो इससे ज़्यादा, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से दोस्तों मैंने पहले भी करवा रखी है और ये भी आज भी करवा रहा हूँ, ताकि आप आसानी से इसको कर सकें। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है, ताकि कुछ भी ना छूटे आप लोगों का। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ भी ना छूटे। ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस पेपर भी यहाँ दिया गया है, तो प्रैक्टिस पेपर भी आपको कर लेना है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के भारत में क्या आर्थिक दुष्प्रभाव पड़े? उद्योग किस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं? भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? समर्थक ऋणाधार क्या है? ठीक है, साख के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के बीच के क्या अंतर है? वाणिज्य बैंकों के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी, स्पष्ट कीजिए। ये सारी चीज़ आपको प्रैक्टिस कर लेनी दोस्तों। तानाशाही किसी अन्य विकल्प से तुलना की जाए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारा अगर आपने कर लिया तो कंप्लीट आपका हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये दोस्तों कंप्लीट एसएसटी सामाजिक विज्ञान की कंप्लीट सिलेबस है, जो आपको करना मस्ट डू है दोस्तों। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने पूरा कंप्लीट वीडियो देख ली होगी और अगर आपको इसको सही से फॉलो कर रहे हैं तो आप 100% 40 में 40 नंबर लेके आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो संबंधी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।